अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के अंदर मौजूद मतलूब दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए इस ऑपरेशन के दौरान बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि ईरान के साथ सरहदी इलाके में पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द मौजूद हैं जो खुद को सरमचार कहते हैं। इन इलाकों में ईरानी हुकूमत की अमलदारी ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान ईरानी हुकूमत को इन दहशतगर्दों की सरगर्मियों के बारे में अपनी तशवीश से मुसलसल आगाह करता रहा है। इस हवाले से ठोस सबूतों के साथ कई डोजियर्स भी शेयर किए गए, मगर ये दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। ताहम दफ्तर खारजा ने वाज़े किया है कि हम ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज के अमल का वाहिद मकसद पाकिस्तान की कौमी सलामती और मफाद का तहफ़्फ़ुज़ था, जो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है और जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए मिसाइल हमला किया गया, जिसमें मासूम बच्चे और औरतें निशाना बनी। इस कार्रवाई पर माजरत के बजाय ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ थीं। इस सूरत हाल में निगरान वज़ीर आज़म ने डेवोस का दौरा मुख्तसर कर दिया और जल्द ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी अब मुतवक्के है। कल कहा जा रहा है ये इजलास होना है। इस बढ़ती पाक ईरान कशीदगी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विल स्टार्ट विद यू खालिद मसूद साहब कि ये जो आज पाकिस्तान ने सुबह कार्रवाई की है, ये कितनी ज़रूरी थी आपके नज़दीक, और क्या ये जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था, ये उसका मुतनासिब जवाब है, रीज़नेबल जवाब था? योर टेक ऑन। शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, इंटरनेशनल लॉ की क्लियर वायलेशन की, हमारी सॉवरेंटी की क्लियर वायलेशन की, और जैसा कि आपने भी अपनी इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार ईरान की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई कि उनके इलाके में वो दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, BLA और BLF। तो उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी तरफ यानी कि हमसे कोई शेयर नहीं किया गया कि कोई इस किस्म की ईरान की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो। तो मेरा ख़्याल है कि ये सही एक जवाब था। और ये देखिए, इसका मकसद ये था, जो सिग्नल हमारी तरफ से गया है कि अगर कोई भी मुल्क हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये वायलेशन करेगा, तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये जवाब है। दूसरा मेरा ख़्याल है एक और अहम जो सिग्नल गया है वो इंडिया की तरफ भी गया है, क्योंकि आपको 2019 तो याद होगा, फरवरी जी, और अभी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी ईरान में थे 2-3 दिन पहले ही। जी हाँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो इंडिया का बयान आया है वो भी काबिल ज़िक्र है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और ईरान का मामला है, लेकिन जो कि एक्शन लिया गया है वो मुमालिक जो है सेल्फ डिफेंस के लिए इस किस्म के एक्शन ले सकते हैं, यानी कि एक किस्म की एंडोर्समेंट उन्होंने की। तो ईरान में तो टारगेट किया गया है जो ये ठिकाने थे हमारी तरफ से, लेकिन इंडिया को भी एक मैसेज गया है कि वो कभी डोंट डेयर टू डू दैट, हाँ, इस किस्म की बात का सोचे भी। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है रीजन में, हाउ डेंजर इट इज, बिकॉज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हम समझते हैं क्योंकि वो अखंड भारत और जो भी व्हाटएवर दे हैव देयर प्लान, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ईरान की साइड से इस किस्म की कोई चीज़ होगी। मतलब हम तमाम लोग जिनको ये खबर मिली, हम सब शॉक भी थे और इसको वेरीफाई कर रहे थे बार बार अपने सोर्सेज से कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं, इस पर बात की जाए, सोशल मीडिया पे ट्वीट भी की जाए, नहीं की जाए, देखा जाए, बिकॉज ज़रा रिस्पॉन्स पाकिस्तान का थोड़ी देर के बाद सामने आया। सो मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये अनयूजुअल इंसिडेंट है या कोई इसका पर्पज़ है पीछे? देखिए, बिल्कुल अनयूजुअल इंसिडेंट है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो तारीख़ी हैं, हम दोनों हमसाया हैं और कई चीज़ों में हमारी कन्वर्जेंस भी है। हम प्रोजेक्ट्स भी साथ
डिस्कशन हो रही है हमारी दोनों हुकूमतों के दरमियान। तो एक ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का वाक़या था और बड़ा ही अजीब किस्म का ये एक्शन था जो ईरान ने लिया, यानी कि जिसकी कोई मेरे ख्याल प्रेसिडेंस भी नहीं है। और इस किस्म की जो उन्होंने पहल की और एक क्या कहते हैं उसको, बायलैटरल रिलेशंस में उन्होंने एक नई जो है वो रिवायत कायम की। तो ये तो हमारे मैकेनिज़म्स हैं बायलैटरल, जिसमें अगर कोई चीज़ है तो हम नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन दे हैव गॉन टू एन एक्सट्रीम राइट इन दैट सेंस। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में, एक तो ज़ाहिर है मैं ज़रा ये भी समझना चाहूँगा कि जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन पाकिस्तान ने सुबह किया है वो नेटवर्क कितने ख़तरनाक थे। ज़ाहिर हम BLF का सुनते हैं कि उनको वहाँ से सपोर्ट मिलती थी ईरान से, और ये अपनी हाइड आउट्स इन्होंने वहाँ बनाई हुई थी, एक्शन के बाद चले जाते थे। लेकिन ज़रा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस स्टेज पर ईरान चला गया है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है और क्यों पहुँचा है? देखिए, जहाँ तक उन ग्रोहों की ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते रहे हैं, उसमें तो कोई बात छुपी भी नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, BLF को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है ना सिर्फ मावनत फराहम करती रही हैं, लेकिन पहले वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते रहे हैं और फिर बड़ी हद तक ईरान की जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं उनको भी इस्तेमाल करते रहे। और पाकिस्तान ने बारहा ये जो मालूमात हैं ना सिर्फ ईरान को पहुंचाई, बल्कि ईरान से इस बात की दरख्वास्त भी की कि उनके ख़िलाफ़, जो इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ कोई जो है एक वाज़ेह कार्रवाई की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा पाकिस्तान शायद ये कार्रवाई कभी ना करता अगर हमें इस बात का ख़दशा ना होता कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का जो है हमला जो है तैयार किया जा रहा है। ये इसके साथ साथ अगर आप थोड़े से माजी में जाते हैं तो अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ जो है पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव का जो मामला है, मुल्ला मंसूर का मामला हो, बाकी जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रोह हैं वो शायद यहाँ से बड़ी हद तक इस इलाके को इस्तेमाल करते रहे हैं ख़ित्ते के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए। कौन से मुज़म्मरात हो सकते हैं, कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसके तहत ईरान ने ये फ़ैसला किया? इसके पीछे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद जो है कुछ इनकी इंटेलिजेंस कॉपरेशन थी, शायद IGRC की इंडियन इंटेलिजेंस के साथ, या शायद वो इतने फ़ाल नहीं थे कि इन दहशतगर्द ग्रोह के ख़िलाफ़ काम कर सके। बहरहाल ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो प्रेजेंस थी पिछले 2 दिन से वहाँ, वो एक अहमियत की हामिल थी। दूसरी तरफ अगर आप ये समझते हैं कि ईरान के अंदरूनी कोई वजूहात थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि शायद उनकी जो एक पॉलिसी है उसको वसअत मिले और उसकी एक्सेप्टेंस हो, तो ये दूसरी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि जिस चीज़ को ईरान की खारजा पॉलिसी की जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं जिसको लिंक कर रहे हैं कि ये ईरान की मशरक़ वस्ता की पॉलिसी का हिस्सा है, तो ये तो नाकाबिल फ़हम है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी गाज़ा के मामला के ऊपर और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान के लिए मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर यकसा जो है अहमियत के हामिल है, और हम समझते हैं कि तस्वीर का ये एक रुख है। अब ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ खड़े हों, और अगर ईरान ने मशरक़ वस्ता में कुछ करना है तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ करें। यहाँ तो 2 बच्चों को शहीद करके, 3 बच्चों को ज़ख्मी करके आप किसी दहशतगर्द ग्रोह के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जंदाला जो है पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरे का मतलब एक तरह एक दहशतगर्द तंजीम है। आपकी जो दहशतगर्द हैं वो मुश्तरका हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो PC3 ओरियन उसके अंदर भी जो 3 जो अफराद थे उनका ताल्लुक ईरानी बलूचिस्तान से था, कराची में जो वाक़या पेश आया था, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके अटैक जी। तो अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने तो कभी भी इस बात को नहीं माना, और ना ही पाकिस्तान इस बात को फ़रोग़ देना चाहता है कि पाकिस्तान की कोई भी सरज़मीन का कोई भी हिस्सा किसी दहशतगर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो। और हम जंदोला के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुकात नहीं है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होता रहे, पाकिस्तान के अंदर आके वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता रहे। अगर कोई इसका जवाब देगा तो शायद अमेरिका दे या हिंदुस्तान दे या कोई और रियासत दे जो जानते होंगे कि इसकी बुनियाद क्या है, जंदोला की या जैश-ए-अदल की। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान कभी भी इस दहशतगर्द ग्रोह को ना सपोर्ट करता रहा है, और ना ही पाकिस्तान ने इस बात की इजाज़त दी कि पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो। तो ऐसी सूरत हाल में ना हमारे से मालूमात शेयर की गई, ना कुछ और किया गया, लेकिन पाकिस्तान पे एक मिसाइल अटैक किया गया जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। ओके, बैदर साहब मुझे ये बताएं कि एक बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फोरम्स पे बात हो सकती है,
ज़ाहिर है आपके पास वो रास्ते मौजूद होते हैं जिस पर आप बाकायदा पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब दोनों तरफ से ये कंप्लेंट्स की जाती हैं कि हम बताते रहे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करना, तो ये इंट्रूड करना, एयर स्पेस में चले जाना, तो ये तो कुछ और सिग्नलिंग की जा रही होती है। बिल्कुल जी, ये तो खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी है UN चार्टर की, इंटरनेशनल लॉ की। और ये शय देने वाली बात है कि ईरान का क्या मकसद था इस एक्शन के ज़रिए, ये भी समझने की ज़रूरत है। आया ये दूसरे ममालिक को, ये जो होस्टाइल ममालिक हैं, उनको ये शय दी जा रही है कि वो भी इस किस्म का एक्शन कंटेम्पलेट करें, यानी कि ये बड़े ही नेगेटिव सिग्नल है जो कि गया है ईरान की तरफ से और जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। मेरा ख्याल ये है कि मैंने तो बल्कि किसी रिपोर्ट में ये देखा है कि नाम भी दिए गए हैं जो वहाँ पर दहशतगर्द थे। जी हाँ, तो हमने पाकिस्तान की तरफ जी, तो हमने तो स्पेसिफिक्स जो हैं उसमें हम गए हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स दी हैं और उससे पहले डोज़ीर भी दिए गए हैं। तो मेरी सिर्फ उम्मीद अब ये है कि अब जो हो गया वो हो गया। अब इस टेंशन को डिफ्यूज़ कैसे किया जाए, बिकॉज दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है ये मामला। जी, और जो इस वक्त रीजन में हो रहा है, एक्सटेंडेड रीजन में, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त तो सूरत हाल बड़ी ही अनसर्टन है और बेयकीनी की कैफियत है, क्योंकि देखिए परसों तक तो हमें नहीं पता था कि ये वाक़या हो जाएगा। तो जब आप उठते हैं रोज़ाना तो एक नई चीज़ जो है वो सामने आती है, जिससे कि सूरत हाल, रीजनल सिचुएशन और ग्लोबल सिचुएशन जो है उसमें नई डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये और इसका कोलैटरल होता है ये जो हमारे विसिनिटी में हो रहा है, मिडल ईस्ट में हो रहा है। अब देखिए हमारे जो ये जो रेड सी में जो इस वक्त इंट्रूजन हो रही है हूतीस की तरफ से, जी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। जो हमारी यानी कि जो कार्गो शिपमेंट है, ट्रेड रूट है, वो ज़ाहिर है ट्रेड रूट है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान विल हैव टू पे मोर नाउ इफ दिस कंटिन्यूस। तो देखिए ना, इम्प्लिकेशंस होती हैं हर चीज़ की। अब यह है कि चूँकि उस रीजन में, मिडल ईस्ट में सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है और इट कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब हम आहिस्ता डिफ्यूज़ करने की तरफ जाएं, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। एकदम नहीं होगा। आप चाइना में सफ़ीर भी रहे, चाइना ने भी ऑफ़र किया है पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए, ईरान को, दोनों को, कि टेंशन मज़ीद एस्केलेट ना हो। आपके नज़दीक ये दोनों मुल्कों को खुद से बैठ के अब इस मसले को देखना चाहिए या उसमें चाइना कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? चाइना की दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, लेकिन मेरे ख्याल है हम ये आपस में बैठ के तय कर सकते हैं और एक डायलॉग के ज़रिए, एक डिस्कशन के ज़रिए। लेकिन मेरे ख्याल इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल ताज़ा वाक़या है और हमने अपने एम्बेसडर को वहाँ से रिकॉल किया है। यहाँ पर ईरानी सफ़ीर को कहा गया है कि अभी वो वापस ना आएँ, तो इट विल टेक सम टाइम, बट आई थिंक ग्रेजुअली वी शुड मूव टूवर्ड्स डी एस्केलेशन। उसकी वजह है, देखिए, अगर ये डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाती तो जो होस्टाइल फोर्सेस हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, जिसका नुकसान हो सकता है। हमें बड़े संभल के चलने की ज़रूरत है। फिर एक सेक्टेरियन डायमेंशन भी है इसकी। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे वो गो के उसका ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि उसका भी इससे बराह रास्त तो ताल्लुक़ नहीं है, मुझे डॉक्टर साहबा, मुझे एक क्लिप देखने को मिला सोशल मीडिया पे, वो गालिबन शायद किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वेस्टर्न का था। उसमें उन्होंने कहा कि जी आप अगर कभी डिसअपॉइंट हो, कभी परेशान हो, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अमेरिका से सबक सीखना चाहिए कि देखें 20 साल में अमेरिका ने अरबों डॉलर भी लगा दिए अफगानिस्तान में, कितना नुकसान, जानी नुकसान भी हो गया, माली नुकसान भी हो गया, 20 साल गुजार भी दिए, लेकिन एंड में तालिबान की हुकूमत तालिबान से रिप्लेस करनी पड़ गई। सो जंगे तो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो टेबल टॉक और डायलॉग ही है। लेकिन जो आपको क्या लगता है अब इस बॉर्डर को सिक्योर कर, जिस तरह एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं बात, अब आपको क्या लगता है इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए दोनों मुल्कों को, ताकि थर्ड फोर्स जो है वो उसका एडवांटेज ना ले? क्योंकि लड़ाई तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई सोल्यूशन है, लेकिन अगर जाहिर है एग्रेशन एक कंट्री से होगा तो फिर पाकिस्तान को तो रिस्पॉन्ड करना ही था। इसका हल क्या दिखता है आपको? योर टेक ऑन। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं जो है करने के लिए। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक मजबूत रियासत है और इसके साथ साथ हमने बड़े अरसे तक बड़ी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया अपनी तमाम हमसाया ममालिक के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे ईरान है। लेकिन ज़ाहिर एक वक्त आता है जहाँ आपको पाकिस्तानियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आपके लिए एक अवलीन तरजीह भी बन जाता है और आपकी ज़रूरत भी, और इस अहमियत के हामिल होता है कि आप इसके लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले करें लेकिन अहम फ़ैसले करें। पाकिस्तान ने ये फ़ैसले इसी कॉन्टेक्स्ट में किए। पहली बात जो आपने की कि जी क्या सरहद जो है हमें इसको महफूज करना होगा। देखिए, हमें अपनी सरहद को डेफिनेटली
बेहतर करना होगा, और उसके साथ साथ सिर्फ सरहद को नहीं, वहाँ जितने भी जो ट्रेडिंग मैकेनिज़म्स हैं उनको भी बेहतर करना होगा, क्योंकि ये जो रूट है ये स्मगलिंग का रूट भी है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को अगर आप देखते हैं, कुछ उसका हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान से निकल के, और कुछ इसके अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा भी है। और फिर जाहिर है जहाँ पाकिस्तान ने भी अटैक किया सस्तान के अंदर, वो भी अनगवर्नड स्पेसेस हैं। जब अनगवर्नड स्पेसेस होती हैं तो जाहिर है फिर वो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की आमाजगाहें बन जाती हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इलाकाई ताउन किया जाए। दूसरी बात जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि दहशतगर्दी का ना कोई मज़हब है और ना ही कोई नेशनलिटी। इसलिए अगर हमने इलाकाई दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इलाकाई ताउन करें और मुश्तरका फ़ैसला करें। अगर मुश्तरका फ़ैसला नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर एकतरफ़ा फ़ैसले जो हैं उनके अपने जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उनके अपने मुज़म्मरात भी होते हैं जो किसी भी रियासत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक ये समझेंगे कि जहाँ हमारा टारगेट मुश्तरका है तो हमारी सोच भी मुश्तरका होनी चाहिए अगर हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करें। ठीक, अब ये जो हम देखते हैं डॉक्टर साहबा कि ये इराक़ के अंदर भी ईरान ने कार्रवाई की है, सीरिया के अंदर भी की है, उनका ये ख्याल है कि वो शायद वेस्टर्न प्रॉक्सीज़ जो हैं उनसे इस तरीके से अपना स्कोर सेटल कर सकते हैं, जो भी उनके अपने एम्बिशंस हैं रीजन में। लेकिन पाकिस्तान तक उनका आ जाना जो है ज़ाहिर मिस कैलकुलेशन ही साबित हुई है, जिस तरह आज पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया है और अपने टारगेट्स बताए हैं, और पाकिस्तान ने बड़ा एब्सटेन किया है और ये मुसलसल बताता रहा है पाकिस्तान के आपके पास जो है वो ये सब कुछ होता रहा है। जिस तरह आपने अभी हवाला भी दिया कुलभूषण से लेके बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। तो ये इराक़ और सीरिया तो नहीं है पाकिस्तान, यहाँ तक अप्रोच जानने से आपको क्या लगता है कि कैसे गया ये सारा मामला? देखिए गलतफहमी या कभी गलतफहमी, देखिए वो मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशन हुई है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है ईरान की तरफ से, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद जिस तरह पाकिस्तान माजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सह किया, क्योंकि हम हमेशा हमसाय ममालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात ख़राब हों, हमने हमेशा पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को तरजीह दी है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप 2 पाकिस्तानी बच्चे शहीद कर दें, 3 बच्चों को ज़ख्मी कर दें और उसके बाद आप कहें कि ये दहशतगर्द है। अगर आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ डॉसियर शेयर करें, पाकिस्तान के साथ मालूमात शेयर करें और फिर ये आप काम करें, मुश्तरका तौर पे करें। हमने आपसे कब कहा कि हम आपके साथ दहशतगर्दी में मुहिम में आपके साथ नहीं खड़े होंगे? पाकिस्तान तो इसमें बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान SCO का मेंबर है, पाकिस्तान ब्रिक्स में जो है अभी शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हम इस दहशतगर्दी की जंग से बतौर रियासत जो है निकल आएँ, मतलब इस जंग में एक तरह से अनहार्म निकल आए। लेकिन अगर हमारी हर कोशिश को हमारी कमज़ोरी समझा जाएगा, हमारे हर तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी समझा जाएगा और पाकिस्तानियों के जान और माल का भी हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे तो फिर सवाल उठते हैं। दूसरी बात यह कि आप एक रियासत हैं, आप कोई गैर रियासती अंसर नहीं है कि आप इस तरह के फ़ैसले करें और उसके कोई इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। तो ईरान को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और ईरान 2 अहम रियासतें हैं और 2 अहम हमसाया मुल्क हैं और दोनों के जो मफादात हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इसलिए बेहतर है कि वो हमारे से बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों के ऊपर किसी हल पे पहुँचे, बनिस्बत इसके कि अस्करी कार्रवाइयाँ करें जो यकतरफ़ा हों और जो बेबुनियाद हों। मसूद खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2017 में भी एक ड्रोन आया था और फिर इत्तलात यही है कि पाकिस्तान ने वो रोक दिया था मसला वहीं पर और फिर इंटीमेट किया, वार्न किया, जिस तरह आप भी हवाला दे चुके सब और अभी सारी बात हो रही थी। आपको याद होगा 2015 में जब यमन वॉर वाला मामला था, उस वक्त भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया था, बल्कि गवर्नमेंट उठा के पार्लियामान में ले गई थी और पार्लियामान में फैसला हुआ था कि हम वहाँ पर अपनी फोर्सेस को नहीं भेजेंगे। हालांकि हमें मिडिल ईस्ट के साथ जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं या जितना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का या जिस तरह एक हमारी हिस्ट्री है पास्ट है, हमने एक रिस्क लिया था एक तरह ईरान के साथ अपनी रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि नहीं, वी विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वॉर, और उसकी कॉस्ट एक पे की गई हमें फिर मिडिल ईस्ट से जो स्टेटमेंट्स आए वो सब हमने देखे। उसके अलावा भी हमने कई मौक़ों पर सैंक्शन लगे हुए मुल्क को दुनिया में अपना पड़ोसी बताकर डिफेंड करने की कोशिश की है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे वक्त में जब हमने इकोनॉमिक प्राइस भी पे की है, रिलेशनशिप भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है हमारी, लेकिन ईरान के जो भी रिजर्वेशंस थे उसने पाकिस्तान का ना डिप्लोमेटिकली कोई ख्याल रखा और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई ख्याल रखा, और वो कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। तो हम तो डिप्लोमेसी में भी और बायलैटरल रिलेशनशिप में भी उनके साथ इस तरह चलते रहे हैं, लेकिन अब आगे जो है आपके ख्याल में रियलाइजेशन होगी, लगेगा, या क्या लगता है आप? देखिए, बिल्कुल मिस कैलकुलेशन है, मिस जजमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ ईरान,
और ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कोशिश की और पाकिस्तान तो अपने हमसायों के साथ, खुसूसन मुस्लिम ममालिक के साथ तो हम चाहते हैं, हालांकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ईरान और सऊदी अरब और उसमें बैलेंस रखना, लेकिन हमने यमन में ये किया, यमन क्राइसिस में हम एक किस्म का न्यूट्रल रहे। हमने कहा कि हम वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। ये बिल्कुल सही पॉलिसी थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से जो हमें जवाबात मिले वो इतने हौसला अफजा नहीं थे। अब देखिए ना, वो जो IP का मामला है उस पर हमें कहा जा रहा है कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है, उनकी तरफ से सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन मुझे अब देखिए ना, वो ईरान वैसे भी घिरा हुआ है इस मिडिल ईस्ट क्वागमायर में। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हैं, वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। और अच्छा, अब जो आपने सीरिया और इराक का हवाला दिया, वहाँ तो वो इन्वॉल्व है उस कॉन्फ्लिक्ट में, कितने साल हो गए। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है कि आप पाकिस्तान की तरफ अपनी तोपों का रुख करें? तो ये एक बड़ी ही गलत उन्होंने हरकत की है और जिसका हमने मौसर जवाब दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इस किस्म की, यानी कि उनको कोई उनकी दोबारा सोच जो है दोबारा इस तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच। मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद थे। टॉरिया सुल्तान साहिबा, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। आपने प्रोग्राम देखा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर मुल्क की बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल, गैस के बिल कभी महंगे ना होते, नान आज भी 4 रुपए का मिलता। पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज ना होती, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता और पाकिस्तान एक खुशहाली का गहवारा होता। अगर नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता, वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। वेलकम बैक। आम इंतखाबात के इनेकाद में 20 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी सियासी जमात ने मईशत के हवाले से अपना कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया। अगरचे हालिया दिनों में अच्छी मुआशी खबरें आई हैं। IMF ने $700 मिलियन की दूसरी किस्त जारी कर दी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किया है, जबकि रवा माली साल के दूसरे क्वार्टर में करंट अकाउंट भी सरप्लस है। लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो इस साल भी पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए $25 अरब की ज़रूरत है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब पर पहुँच चुके हैं। दिलचस्प बात है कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से दिए गए डिपॉजिट्स की कुल रकम $12 अरब है, यानी इस लिहाज से पाकिस्तान के ज़खायर मनफी हैं। क्या आने वाली हुकूमत को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए फौरी तौर पर IMF से रुजू करना पड़ेगा या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर है, जिसका असर महंगाई की सूरत में जो है वो हमारे सामने आ सकता है। हाल ही में एनर्जी प्राइसेस में होने वाले इजाफे के बाद दिसंबर में महंगाई की शरह 30% रही। तशवीश की बात यह है कि एनर्जी प्राइसेस में इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। गैस और बिजली का गर्दिशी कर्जा 5,000 अरब रुपए और 700 अरब रुपए को जो है वो पहुंच चुका है, जो IMF के दिए गए टारगेट से 1500 अरब रुपए ज़्यादा है। क्या गैस और बिजली कीमतों में मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा? आम बात है कि पाकिस्तान में इस साल माशी तरक्की की शरह की जो प्रोजेक्शन की जा रही है वो 2% है, जो अब ज़ाहिर है बहुत ही 2.5% को 2% लोग कह रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब ये जो आबादी की शरह बढ़ने के लिहाज से भी हमें इस सारी सूरत हाल को देखना पड़ेगा कि ये इंतहाई कम है, जिसका मतलब यह है कि बेरोज़गारी और गुर्बत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। क्या इस मुआशी गर्दाब से निकालने का कोई रास्ता, CPEC मनसूबा इस हवाले से कितना अहम होगा, कोई और तरीक़ाकार होगा? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी, माहिर मुआशियात हैं, शकील रामे साहब इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुलहरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा, ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, हम देख रहे हैं उनकी एक पॉलिटिकल वॉर तो चल रही है,
लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बेशक ये पॉलिटिकल स्लोगन्स काम आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको कंक्रीट सॉलिड इकोनॉमिक जो है वो प्लान के साथ आना पड़ता है। आपके नज़दीक कोई कंक्रीट प्लान अवेलेबल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस वक्त? गो के इलेक्टोरल कैंपेन में मुख्तलिफ किस्म के नारे लग रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के वादे वईद हो रहे हैं, लेकिन जो खुशाइंद बात है वो कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सियासी जमातें वो इस बात पर मुत्तफिक नज़र आती हैं कि जिसको भी इक़्तिदार मिला वो आते ही IMF के पास जाएगी। अगर आपको याद हो तो महीना पहले कुछ खबरें आना शुरू हुई कि शायद PTI जो है वो अमेरिका में IMF का प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश कर रही है, तो उस वक्त जो उनके चेयरमैन है गौहर खान, उन्होंने फौरी तौर पे उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि IMF जो है हम उसके पास जाएंगे अगर मौका मिला हमें हुकूमत बनाने का। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है और नवीद कमर साहब जो कि उनके साबका कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू में इस बात का अदा किया कि अगर पीपल्स पार्टी को चांस मिलेगा तो IMF के पास जाएगी। और अभी 2 रोज पहले इसहाक डार साहब ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए यही बात दोहराई कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको हुक्म देंगे तो 2013 की तरह वो IMF में जाने में एक दिन की भी ताखीर नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी खुशाइंद बात और ये हकीकत के करीब तर है, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर 25 अरब डॉलर जो है वो आपको वापस करने हैं इस साल में और आपके ज़खायर मनफी में है, तो इस वक्त तकरीबन हर सियासी जमात को अदराक है और यही उनका मुआशी जो है मनसूबा होगा जो पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाने का, कि IMF के पास जाए। देखिए जो भी हुकूमत आएगी उसको मौजूदा स्टैंड बाई एग्रीमेंट का आखिरी रिव्यू मुकम्मल करवाना है जो कि मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो फरवरी में इलेक्ट होते ही IMF से एंगेज हो रहे होंगे। उसके बाद उनको अगला बजट पेश करना है जो कि जून में पेश होता है, तो जब वो IMF से एंगेज होंगे वहीं पे बजट के खदोखाल भी बन रहे होंगे और वहीं पे अगला प्रोग्राम जो है उसकी नौयत क्या होगी, उसमें पाकिस्तान क्या कमिट कर रहा होगा, कितने साल का होगा, ये सारी चीज़ें फरवरी मार्च में ये डिसाइड हो चुकी होंगी। अगर कोई भी हुकूमत साहिब इक़दाम लेती है और अगर इसमें ताख़ीर होती है तो फिर पाकिस्तान की माली मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो यू डोंट सी एनी अदर वे एक्सेप्ट IMF's वे? बाकी तमाम जो रास्ते हैं वो IMF के रास्ते के बाद आते हैं, तो प्लान A IMF और फिर B C D उसी IMF के प्लान के बाद है। ये नहीं हो सकता कि आप IMF को बाईपास करके B C D पे चले जाएं। राइट। रामी साहब आपका क्या ख्याल है? ये भी डार साहब के इंटरव्यू का हवाला सुलहरी साहब ने भी दिया, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात की है कि अगर IMF के पास जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए अब ये बाइंडिंग है कि IMF के पास ही उसने जाना है या वी हैव एनी अदर ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ जो हमारे इस वक्त इश्यूज हैं? असल में जो हमारी पॉलिसी वो यही है, कर्ज मजीद कर्ज। आप देखें ना, पिछले कोई दफ़ा हम देखते हैं कोई 8-10 साल से जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो खुशखबरी जब सुनाने आता तो यही सुनाता है जी हमें IMF ने कर्ज दे दिया, दोस्त मुल्कों ने कर्ज दे दिया। IMF मसले का हल नहीं है। IMF मेरी नज़र में मसले कई वजह है, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम IMF के जहाँ साथ में शार्ट टाइम मिलता है उसमें हम रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं करते। हम कहते हैं रिफॉर्म करनी है, ये करना वो करना, हम कुछ भी नहीं करते। हम इकॉनमी को वहीं का वहीं रखते हैं। हम देखें अगर आप पोलिटिकल पार्टी वाकई संजीदा है या कोई भी एक्टर वाकई संजीदा है तो वो पाकिस्तान की प्रोडक्शन बेस पे काम करे। प्रोडक्शन बेस मीन आपके एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे। अच्छी बात है कि SIFC ने आप इस पे काम कर लीड लेना शुरू की है, ये एक अच्छी बात है। आप प्रोडक्शन बेस बढ़ाने के बगैर आपके IMF क्या कोई भी आपको कर्ज देता जाए आपकी कभी पूरी नहीं पड़ने वाली। हर साल कर्ज बढ़ जाएगा, आपकी इकॉनमी नहीं संभलेगी। और दूसरी बात यह है कि हमें जो कि IMF डिक्टेट करती है उसमें भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। मतलब सबसे पहले देखें कि जब डार साहब पहले अपना डंडोरा पीटते थे जनाब कि मैं बहुत अच्छा इकनॉमिक मैनेजर हूँ, तो लास्ट जो हुकूमत गुजरी है इनकी PDM की, इसमें बुरी तरह फेल हुए। क्यों? एक स्टेट बैंक होता था, यहाँ इस तरह की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते थे वो आपके कंट्रोल में होते थे, आप जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट कर लें। IMF ने आपको मेक श्योर किया आपकी स्टेट बैंक भी फ्री होगी, आपसे इंडिपेंडेंट होगी और आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे डॉलर को। तो अब इसहाक डार साहब सारा कुछ करते थे तो डॉलर 300 तक पहुंच चुका था। तो ये जो ऑप्शन था डार साहब के पास वो भी गया, या जो हमारे हुकूमतों के पास होता था वो भी ख़त्म हो चुका है। दूसरा वो कहते हैं जनाब कि आपने अपनी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को आपने प्राइवेटाइज करना है। देखिए किसी मुल्क को चलाने के लिए आपके पास टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होने चाहिए।
अब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं वो आपकी स्टेट इंटरप्राइजेज ही जनरेट करती हैं। हमारे हुआ ये है कि हमने स्टेट और इंटरप्राइजेज को गवर्नेंस की वजह से हमने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब देखिए स्टेट और इंटरप्राइजेज का मसला क्या है, गवर्नेंस है ना। अगर स्टेट और इंटरप्राइजेज वाकई नुकसान में होती या नुकसान में रहनी होती तो मुझे दुनिया का कोई एक बिजनेसमैन बता दें कि जो नुकसान वाले बिजनेस में पैसा लगाना चाहता हो। यहाँ तो लोग लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, जनाब हमें बेचो हमें बेचो। इसका मसला ये है कि इसमें गवर्नेंस का इशू है, और गवर्नेंस कहाँ से आती है, गवर्नमेंट से। But at the same time, you have to have a money to run these state-owned enterprises. आपको ये भी तो देखना है कि देखिए एक तो गवर्नेंस है, लेकिन दूसरा फैक्टर तो उसमें फाइनेंसेस भी है ना, क्योंकि हम कर्ज ले लेके अगर इन्हें जी गो अहेड। ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन। आप कहते हैं जी आप इसको बेचेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अर्जेंटीना की मिसाल ले ले, जब 90s में उन्होंने ये काम किया था, एट दी एंड सारा कुछ बेचने के बाद उन पर 2.5 अरब का मजीद कर्ज बढ़ गया था। अभी देख लें, अभी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज अर्जेंटीना ने जो लिया है $50 बिलियन का, वो भी लिया है। ये जो होता पैसा होता है आपका नहीं, बट रामी साहब जो हम अपने बजट से पंप इन करते हैं, जो मनी हम अपनी देते हैं इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वाइट एलिफेंट्स को, जो सब्सिडीज हम उनको देते हैं, वाइट एलिफेंट नहीं, हम इसको बना के पेश कर रहे हैं। देखिए स्टील मिल 2015 के बाद चलनी नहीं है, आप क्यों नहीं चलाते उसको? आप चलाएं ना, आप इसलिए नहीं चला रहे, आपने उसको प्राइवेटाइज करना है। आप अभी आपके पास पेट्रोल होगा भी तो आप पीआईए की फ्लैटें खड़ी कर देते हैं ना, आप इसको प्राइवेटाइज करने में आसान नहीं हो जाए। लोग बोले इसको प्राइवेटाइज करो प्राइवेटाइज करो। अब आप बेचेंगे स्टील मिल, इसकी लाइबिलिटी खत्म करेंगे, लोगों को गोल्डन हैंड शेक देंगे, आप लाखों लोगों को बेरोजगार करेंगे, फिर उनके लिए बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप $300-400 बिलियन रुपीस और देंगे। आपने 400-500 बिलियन उधर दे दिया लोगों को बेंजीन। तो आपके ख्याल में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो है वो टर्न अराउंड करना चाहिए अच्छी गवर्नेंस के साथ। तो लहरी साहब, डू यू थिंक सो वी हैव दिस कैपेसिटी टू डू सो? मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली ऐसी कैपेसिटी मौजूद है। जैसा आप फरमा रहे थे कि इसके लिए आपका फिस्कल डेफिसिट ना हो, आमदनी और अखराजात जो है उसमें एक तवाज़न हो। जब हुकूमत के पास पैसे नहीं है, आप जितना भी रेवेन्यू होता है उससे तो सूद की अदायगी भी पूरी नहीं होती। यानी इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन है, यानी मैं रामे साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी, कैपिटल फ्लो नहीं होगा, फाइनेंसेस नहीं होंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। तो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो हमारे पास IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है। जो PIA का रामे साहब बात कर रहे थे उसकी निजकारी की या स्टील मिल की, स्टील मिल के आपको शायद रियल एस्टेट की वजह से तो उसके खरीदार मिल जाए, लेकिन मिल चलाने वाले खरीदार आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह से PIA उस वक्त तक आपकी सेल नहीं होगी जब तक कि उसके जो लायबिलिटीज है वो कहीं पे पार्ट ना हो। तो अगर ये इतना आसान होता इनको प्राइवेटाइज करना तो ये पिछले 5 सालों में अब तक हो चुकी होती। हर हुकूमत तकरीबन IMF के 2 प्रोग्राम्स में कोशिश करती रही। जो इस वक्त शॉर्ट टू मीडियम टर्म है वो आपके पास यही है कि फौरी तौर पे जो अगली इकसाद की अदायगी का बंदोबस्त किया जाए, और उसके साथ जो अलाइड रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उन रिफॉर्म्स के नतीजे में अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो फिर आपकी बाकी चीज़ें जो है वो टेक ऑफ करेंगी। रामे साहब जरा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो एक्सटर्नल डेट्स का भी है ना, और इस क्वार्टर में तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? मतलब एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, इंपोर्ट्स पर कट लगा है, किस वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे? ये सस्टेनेबल कैसे होगी ये भी, और दूसरा अब मैं ज़रा उस मौजू से ज़रा आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ और चीज़ें भी हैं। फिर ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं अगर हम इन पुराने ऑप्शंस को वायबल नहीं समझते? देखिए, एक तो आपने ये बताया ट्रेड डेफिसिट जो है, एक तो इंपोर्ट भी कम हुई है, फिर दूसरा जो भी IMF की एक नई रीडिंग स्टडी है, प्रेडिक्शन किया है कि 2025 तक भी हो सकता है कि हमारा जो डेट है ना एक्सटर्नल डेट वो कांस्टेंट रहे 131 बिलियन पर, क्योंकि हमारी अदायगियों में शायद कुछ कमी आ रही है, कोई दोस्त ममालिक इसको रोल ओवर कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये स्टेबल रहे। तो अगर हम इसको इंपोर्ट को इसी तरह कंट्रोल रखते हैं तो वो हो सकता है हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो हमारा वो कंट्रोल में रहे। मगर इसको कंट्रोल करने का सही तरीका जो है वो यही है, मैं अगेन कहूँगा प्रोडक्शन बेस हमें इन्वेस्टमेंट लानी है। SIFC को बनाया, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज़ की बात, SFC को बनाया, इन तमाम ममालिक को बुलाया, उनका जनाब हम ये करना चाह रहे हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं। मगर बात यह है कि कुछ चीज़ों पे अभी तक लोग हम पे इतबार करने को तैयार नहीं है। मसलन
अभी हमारा जो कि गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ के साथ जो कि मिडिल ईस्टर्न है उनके साथ हमारा FTA साइन होने जा रहा था, फाइनल हो गया। एट द एंड जो थे कि सऊदी अरेबिया और कतर ने कहा जी जब तक आप इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिक इसमें नहीं डालेंगे हम नहीं इसको साइन करते, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में जो बिजनेस का जब आता है डिस्प्यूट आता है वो कई साल चलता है। इसकी मिसालें मैं आपको एक दो बताता हूँ। देखिए एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने 2018 की बिड 8 की बिड में पाकिस्तान में बिड किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। CD ने उसको ज़मीन देने की उसमें लीज का प्रॉब्लम आया और अभी तक वो प्रॉब्लम चल रहा है। एक चीज़, दूसरा जो हमारे पास दूसरी चीज़ फैसिलिटेशन की बात करते हैं, जब हम लोगों को जाकर कहते हैं हम फैसिलिटेट करेंगे, तो मैं आपको एक और प्राइम एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान कहते हैं ना पाए जी हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं। एक चाइनीज कंपनी है फैशन चैलेंज, उसने लाहौर में 110 एकड़ ज़मीन ली है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए टेक्सटाइल का। वहाँ 3.5 किलोमीटर की सड़क नहीं पहुँच रही अभी तक। अब जब इस तरह की आप सिचुएशन करेंगे तो लोग आप पे कैसे एतबार करेंगे? एक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठी हुई है आपके बाहर से लोगों को और लाने के लिए तैयार है कि पूरी सप्लाई चेन बनाएंगे यहाँ पर हम स्पेशल टेक्सटाइल की, जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें अभी हम इंपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की, रॉ मटीरियल की, वो हमें नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। हम उसको 3.5 किलोमीटर सड़क नहीं बना के दे रहे। अब बाकी को जाके आप ये बेचेंगे, जब कहेंगे जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो पूछेंगे जो आपके पास बर्ड इन हैंड है आप उसको तो पकड़ नहीं रहे हैं और झाड़ी में आप परिंदे ढूंढ रहे हैं। इसी तरह CPEC की हमने बात की थी कि जो इंडस्ट्रियल सेकंड फेज होगी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिसमें चाइना से यानी कि बड़ी तादाद में जो कमिटेड था कि इन्वेस्टमेंट आएगी और कंपनीज आएंगी। अभी तक 10 साल के बाद हमने एक नहीं बनाया। आप देखें SIFC एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मगर जब तक ये SIFC इनके मसाइल हल नहीं करेगा तो नया इन्वेस्टर हम पे इतबार नहीं करेगा। वो कहेगा जो आप पुराने नहीं कर पा रहे तो आप नए के साथ क्या डील करेंगे। एक तीसरी चीज जो कि आखिरी इस पे कहना चाहूंगा, आप देखें जितना अरब ममालिक है, हम अरब ममालिक से ढूंढ रहे हैं सारी इन्वेस्टमेंट, हम उनके कन्विंस कर रहे हैं। UAE से हमने MOU कर लिया, कुवैत से कर लिया, सऊदी अरब से कर रहे हैं, JCC से कर रहे हैं। अब देखें यही ममालिक चाइना में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। इस साल जो अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस है सऊदी अरेबिया ने हांगकांग में की चाइना में, और चाइना हमसे कमिटेड हो चुका है रेडी कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार हैं, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं। अब इस सारी ट्रायंगल को समझने की कोशिश करें, SIFC इन चीज़ों का कैसे जवाब देगी और कैसे इसके लिए मौके पैदा करेगी। यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। सुलैरी साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बताइएगा, अब जो आम बंदा है ज़रा सतही अंदाज से गुफ्तगू कर ले, बिकॉज ये थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू हो जाती है। उसका मसला जो है वो इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो महंगाई है। अब ये एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का इम्कान है, उससे और इन्फ्लेशन आएगी और महंगाई आएगी। आने वाली हुकूमत के पास कितना वक्त होगा कि वो ये जो महंगाई का जिन है इसको किसी हद तक काबू कर सके? मुकम्मल तो ज़ाहिर है दुनिया में इन्फ्लेशन अब हो रही है, लेकिन किस हद तक और कितना टाइम लगेगा नई हुकूमत को इस मसले पे थोड़ा सा काबू पाने के लिए? देखिए, इलेक्शंस के बाद कम से कम एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिसीज में कि नई हुकूमत जो है वो किस तरह की पॉलिसीज लेके आ रही है। IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे, दोस्त ममालिक से रोल ओवर मिलते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा कुशन जो है वो मिल रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। SIFC जो है वो अगली हुकूमत भी कंटिन्यू रखेगी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर उसको एक्सपेंड करके जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी हो उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाए, सूबों में भी और वफाक में भी, तो ये मजीद रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। जो महंगाई है गालिबन मार्च के एंड तक तो वो चलेगी, जो आपका रमज़ान का फैक्टर आएगा, लेकिन रमज़ान के ईद के इख्तिताम के बाद ये तकरीबन पीक कर जाएगी और उसके बाद इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन आना शुरू होगा, जिसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो भी थोड़ा कम होता जाएगा। और अगला साल जो है इसमें 2 मेजर फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि हुकूमत क्या कर पाएगी। एक जो गल्फ की सिचुएशन है, गल्फ वॉर में जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्या वो एक्सपैंड करती है या वो कंटेन होती है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो है अब खासी हद तक उस पर डिपेंड करेंगी, बहरा अहमर की सिचुएशन पे और बाकी जो ममालिक है उनकी आपस की टेंशन पे। और दूसरा जो है वो मॉनसून और अल नीनो जो है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए कैसा होगा 2024 में।
तो अगर ये फैक्टर जो है अलीनो और मॉनसून ये हमारी फेवर में रहता है और अगर ये एनर्जी की कीमतें नहीं बढ़ती तो इंशाल्लाह 2024 जो है ये 2023 से बहुत बेहतर होगा और हुकूमत इसी कुशन को इस्तेमाल करते हुए काफी इसको टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाएगी। राइट रामे साहब, आपसे भी जरा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अब थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा। एक तो ये सीपैक भी क्या पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकाल सकता है और आपको लगता है कि इस साल क्या सीपैक मोमेंटम पकड़ेगा? देखिए, सीपैक ने मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया। जो बुनियादी चीज़ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाए जल्दी से जल्दी और एग्रीकल्चर पे ध्यान दें। एग्रीकल्चर में तो अब गल्फ भी शामिल हो गया है। आइडियल सिचुएशन है। चाइना के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास ज़मीन है, गल्फ के पास पैसा है। तीनों मिलें और एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें और इसको बूम करवाएं। तीसरी चीज़ जो कि सबसे अहम है, अपने वादों पे डिलीवर करें तो सीपैक हमें कर सकता है, क्योंकि इसके 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेतहाशा इंडस्ट्री आएगी। और जो लास्ट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपने बात की थी महंगाई की। लेकिन जो 5.73 ट्रिलियन की बात की ना सर्कुलर डेट की, ये उस रकम से 1.5 ट्रिलियन ज़्यादा है जो हमने 2 माह पहले IMF को बताया था। अब IMF वापस आएगा, वो कहेगा इसको तो पहले पूरा करो, फिर बाकी जो मजीद बढ़ाना वो भी पूरा करो। जो एनर्जी प्राइसेस है ना, मेरा ख्याल करता है ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये देखते हैं गवर्नमेंट इसको कैसे सॉल्व करती है। अदरवाइज महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप बिजली कीमतें बढ़ेंगी एनर्जी की, तो आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री की, चाहे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन रामे साहब, हमने जो है वो महंगाई करके भी देख ली, कीमतें बढ़ा के भी देख ली, लेकिन सर्कुलर डेट तो कम नहीं होता। आपको याद होगा जब 2013 में PMLN की गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त 200 या 250 अरब था, वो एक साथ 500 अरब करके जब वो छोड़ कर गए तो 500 अरब पे था। फिर PTI की गवर्नमेंट आई, वो और एस्केलेट कर गया, इंक्रीज किया। सो हमने ये भी करके देख लिया, प्राइसेस बढ़ा के भी देख लेते, लेकिन हमारा ये मसला तो अपनी जगह पर रहता है, हल तो नहीं होता। इसमें 2 वजह हैं, 2 वजह। एक तो ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन बेस नहीं बढ़ा रहे। दूसरा ये जो हम लोगों को मुफ्त बिजली देते हैं ना, या मुफ्त एनर्जी देते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी होगी, आर्मी होगी, सारे हो गए। अभी तो बिलावल साहब कहते हैं 300 यूनिट में गरीबों को फ्री दे दूंगा, हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली कि आप 1 यूनिट भी किसी को फ्री दे सकें। वो अपने पर है, उनके गरीबों की डिमांड यही होगी। उनके जो वजीर हैं या कोई मशीर हैं या कुछ उनके गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके लिए होगी वही। जब तक आप ये चीज़ को हल नहीं ना करते, तब तक आप इन 2 मसाइल को हल नहीं करते। प्रोडक्शन बेस को बढ़ाना है और जो आपकी सब्सिडीज़ हैं इसको ख़त्म करनी है। अब इनको नहीं खत्म करेंगे तो आप ऐसे ही गर्दाब में फंसते जाएंगे, सब्सिडीज खत्म करें, हालात और मुश्किल होते जाएंगे। हाँ, सब्सिडी इमीडिएटली भी ये गरीब लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट में आते हैं, जो बादशाह सलामत हैं सारे, या ब्यूरोक्रेट हैं, इनको आप हजारों तेल देते हैं, एनर्जी बिजली देते हैं, सारा कुछ देते हैं, वही तो हमारा $1 ट्रिलियन का तो वही नुकसान हो जाता है हमारे साथ, और हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। जी ठीक है। सो लेट्स हैव 1 मिनट। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 80% कंज्यूमर है, 300 का जो यूज़र है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमें यही तो खौफ पैदा होता है कि ना PTI के पास इकोनॉमिक टीम थी, PMLN की जो इकोनॉमिक टीम थी, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इस दफ़ा आकर वो भी फेल हो गए, जो 18 महीने की बदतरीन कारकर्दगी थी PDM गवर्नमेंट की। इसी तरीके से PTI के पास टीम नहीं, PMLN का आपने देख लिया, पीपल्स पार्टी, यानी आप देखें उनके जो पार्टी हेड हैं वो कह रहे हैं 300 यूनिट हम देंगे। ये 80% कंजम्पशन है 300 यूनिट वाले की, ये 80% नंबर बनता है जो 300 यूनिट यूज़ करते हैं। ये तो खौफजदा बातें ना कि हमारे पास कोई प्लान है इकोनॉमिक, ये मसला पॉसिबल है कि आप कोई यूनिट फ्री भी दे सकते? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्शन की कैंपेन में वादे वहीद और चीज़ है, प्रैक्टिकली करना और बात है। और तीनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि IMF ही एक वाहिद सोल्यूशन है इस वक्त मईशत को आगे लेके जाने का। तो आज जो भी बातें हो रही हैं उनको आप साइड पर रख दीजिए। जो पार्टी भी हुकूमत में आएगी वही होगा जो कि IMF कहेगा में हो रहा होगा। राइट, थैंक यू सो मच। कंसल्टेशन में हो रहा होगा। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद थे, शकील रामे साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।